नमस्कार। प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मानव जनन पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र एवं युग्मक जनन पढ़ लिया है। अब उससे आगे हम मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मासिक चक्र क्या होता है। इसको अध्ययन करने के लिए मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाता हूँ। ये है गर्भाशय, ये फैलोपियन नलिका है और ये सर्विक्स और ये है आपकी वेजाइना। तो इसके अंदर जो स्तनधारी वर्ग है उसके अंदर प्राइमेट्स जो गण हैं, उन जंतुओं के अंदर मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र एंडोमेट्रियम के विघटन से प्रत्येक महीने जो रक्त है उसके साथ तरल पदार्थ आता है, उसे बोलते हैं मासिक चक्र। तो ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं आपका एंडोमेट्रियम, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जैसे यहाँ पर ओव्यूलेशन अंडोसर्ग होगा, अंडोसर्ग होने के बाद अंडा फैलोपियन नलिका के अंदर आएगा और फैलोपियन नलिका के अंदर अंडा आया और माना यहाँ पर शुक्राणु नहीं आया, शुक्राणु नहीं आएगा तो अंडा है, तो ये अंडे के अंदर निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होने के कारण जो कार्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन कर रहा था, अब इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर अंदर की एंडोमेट्रियम या अंतः स्तर है, जो गर्भाशय का अंतः स्तर है, वो क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। यहाँ से ऐसे टूटेगा, गर्भाशय का अंतः स्तर ही टूटता है। तो अंतः स्तर टूट के और योनि के मार्ग से बाहर आता है। और इसका अमाउंट भी आपको याद रखना है, जो इसका अमाउंट होता है या अमाउंट कितना होता है, वो होता है 40 से 80 ml होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब अपन एक साइकिल की मदद से देखते हैं कि कैसे मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो वो देखते हैं। मैं यहाँ पर एक साइकिल बना रहा हूँ, चक्र है ये। जैसे चक्र लगभग 28 दिन का होता है, नॉर्मली जो लेते हैं, जनरल लेते हैं वो 28 दिन का लेते हैं, लेकिन वो फीमेल के अनुसार वेरी करता है। किसी के अंदर 29 दिन का, किसी के अंदर 30 दिन का भी होता है। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, जून महीना चल रहा है तो जून का महीना ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ, ये है 1 जून, 1 जून है, और ये है आपका 14 जून, और ये है आपका 6 जून। जून का महीना चल रहा है तो इसके अनुसार अपन देखते हैं। तो ये 1 जून से और 6 जून का 6 दिन का गैप होता है। इसके अंतर्गत जो अभी मासिक चक्कर चल रहा था, इसके अंदर एंडोमेट्रियम टूट रही थी, अंदर का एंडोमेट्रियम टूट रही थी। तो इसके अंदर जो योनि के मार्ग से बाहर आता है पदार्थ, रक्त स्राव बाहर आता है, तो 1 से 6 दिन के बीच में ये आता है। इस अवस्था को बोलते हैं ब्लीडिंग अवस्था या रक्त स्राव अवस्था बोलते हैं, रक्त स्राव अवस्था, या इसे बोलते हैं ब्लीडिंग अवस्था या मेंस्ट्रुअल अवस्था भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का नष्ट होना और कॉर्पस एल्बिगेंस का बनना। कार्पस ल्यूटियम के जो विघटित रूप हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिगेंस बोलते हैं, और कार्पस एल्बिगेंस का बनना। तो ये टर्म्स पिछली क्लास में मैंने बताई थी, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिगेंस के बारे में बताया था। और यदि किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक के अंदर क्या चल रहा है, तो भी इस वीडियो को आपको देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि एक क्लास के बाद जो
आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है पूरा होगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रक्त स्त्राव अवस्था या ब्लीडिंग फेज का, इसके अंदर क्या होगा कि 6 से 12 प्राथमिक जो पुटिका है वो किस में परिवर्तित होगी? आपके द्वितीयक पुटिका में परिवर्तित होगी। किसकी मदद से होगी? वो होगी आपकी एफएसएस की मदद से होगी। उसके बाद में जो 6 से लेके 14 तारीख तक का आपका ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं, इस ड्यूरेशन को बोलते हैं, इसके नाम है 4-5 नाम है। तो आपको नाम रटने नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना है कि 14वें दिन क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा। इस दिन क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होगा। तो इसके आधार पर आपको नाम याद रखना है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग से पहले वाली अवस्था है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, प्री ओव्यूलेटरी फेज, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, या इसके अंदर जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो इसे क्या बोलते हैं? ईस्ट्रोजेनिक अवस्था भी बोलते हैं, ईस्ट्रोजेनिक अवस्था। ईस्ट्रोजन होता है जो मादा का मुख्य लैंगिक हार्मोन है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है तो मादा का मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो यह है ईस्ट्रोजन। उसके बाद में इसके अंदर जो प्राथमिक पुटिका, उसके बाद द्वितीयक पुटिका बदलेगा, उसके बाद में तृतीयक पुटिका में बदलेगा। तो इसको पुटिका है तो इसीलिए इसको नाम क्या है? पुटिकी अवस्था भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, वो इसका नाम है आपका प्रोलिफरेटिव अवस्था, प्रोलिफरेटिव या प्रचुरोद भवन अवस्था। अब अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर अंडोत्सर्ग कैसे हुआ। इसके अंदर फेज है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ओवेरी के अंदर जो अंडाशय है उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्राथमिक से द्वितीयक में बदल रहा है, द्वितीयक से तृतीयक पुटिका में बदल रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पुटिका होती है वो ईस्ट्रोजन स्रावित करती है, इसलिए इसको ईस्ट्रोजेनिक अवस्था भी कहा गया है। तो ईस्ट्रोजन स्रावित करेगी। तो इसके अंदर फर्स्ट है कि ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? ईस्ट्रोजन का कार्य होता है कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम या अंतः स्तर है उसको क्या करता है? बनाता है। तो ये क्या करेगा? गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाएगा, गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पर पुटिका चेंज हो रही थी तो इसके अंतर्गत 1 से 2 द्वितीयक पुटिका होती हैं, वो किसमें कन्वर्ट होगी? तृतीयक पुटिका में होगी। 1 से 2 यहाँ कितनी थी? 6 से 12 है। 1 से 2 द्वितीयक पुटिका, यहाँ से 6 से 12 प्राथमिक पुटिका थी, वो किसमें हुई थी? परिवर्तित द्वितीयक पुटिका में। अब द्वितीयक पुटिका है वो किसमें? तृतीयक पुटिका में, तृतीय पुटिका में परिवर्तित होगी। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होगा? इवोल्यूशन होगा या अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा। इसके अंदर क्या होगा? ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो पहले हमने नेगेटिव फीडबैक भी पढ़ा है। नेगेटिव फीडबैक कौन दे रहा था? एक दे रहा था आपके इनिबिन और एक दे रहा था टेस्टोस्टेरोन। ये देगा आपका पॉजिटिव फीडबैक। क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक। क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक देगा
तो इसका पॉजिटिव फीडबैक किसके पास जाएगा? मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस और अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाएगा। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके देख लें, तो इससे वो पिछला क्लास है वो इससे कनेक्टेड है। तो आपको उसमें भी ये भी समझ आएगा कि ये पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक देने के बाद अग्रपीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा। उसके बाद में हाइपोथैलेमस और मेनली जो अग्रपीयूष ग्रंथि से है, दो हार्मोन पे ये कार्य करेगा। एक हार्मोन का नाम है आपका एफएसएस, या ले लेता हूं मैं एलएस एंड एफएसएस। एफएसएस को तो ये 2 से 3 गुना बढ़ाएगा। कितने गुना बढ़ाएगा? 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना बढ़ेगा। लेकिन जो एलएस है, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन है, इसको कितना गुना बढ़ेगा? 6 से 10 गुना, 6 से 10 गुना बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अंदर जो फॉलिकल है उसके अंदर क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, ज़्यादा दबाव जनरेट होगा। उसके उपरांत इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने के कारण इसे जो 6 से 10 गुना एलएस बढ़ा है, इसे क्या बोलते हैं? एलएस सर्ज बोलते हैं। इसके बाद अंदर प्रेशर जनरेट होने के बाद में इससे क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और अंडोत्सर्ग किस में जाएगा? जो अंडा है पहले सीलो में जाएगा, उसके ऊपर क्या है, जो अंडाशय है उसके ऊपर लगी रहती है आपकी फिमरी, और उसको कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद में किस में जाएगा? फैलोपियन नलिका के अंदर जाएगा। अंडा किसके अंदर जाएगा? फैलोपियन नलिका के अंदर अंडा जाएगा। तो फैलोपियन नलिका के अंदर चला गया, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका के अंदर अंडा गया। तो ये 14 दिन इसके अंदर क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा। और 14 दिन के अंदर जो एलएस है उसकी अधिकतम मात्रा या पीक होगी। एलएस सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर होगा। आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंडोत्सर्ग के अंदर कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो होता है आपका एलएस। कौन सा होता है? एलएस होता है। अब 14 तारीख से लेके 28 तारीख तक के बीच, मैं 28 दिन का मासिक चक्र मान रहा हूँ, तो 28 तारीख के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप इसको अंडोत्सर्ग हुआ है तो अंडोत्सर्ग के बाद की अवस्था है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्य अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है। उसके बाद में अंडोत्सर्ग होने के बाद में कार्पस ल्यूटियम बनता है, और कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन अवस्था भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉनिक अवस्था। और थर्ड है, इसके अंदर क्या बन रहा है? आपका कार्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ल्यूटियल अवस्था भी बोलते हैं, ल्यूटियल अवस्था। और चौथा है, इसके अंदर क्या होगा? सिक्रेशन भी होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? स्त्रावी अवस्था भी बोलते हैं, स्त्रावी अवस्था। स्त्रावी अवस्था, इन सभी अवस्थाओं के अंदर क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कार्पस ल्यूटियम किसका लाक्षणिक गुण है, तो लाक्षणिक गुण होता है आपके स्तनधारियों का। और जो मासिक चक्र है वो भी स्तनधारियों के अंदर ही चलता है। और स्तनधारी के अंदर भी पूछ लिया जाए तो किसके अंदर चलता है? ये चलता है आपका प्राइमेट्स के अंदर। स्तनधारी, स्तनधारी के अंदर किसके अंदर चलता है? प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं? जो भी बंदर है, एप्स है, बंदर है, वो आते हैं। उसके बाद में जो भी एक मानव है, और उसके बाद में जो भी आपके गाय भैंस बकरी हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं प्राइमेट्स के अंदर। तो आपको याद रखना है कि मासिक चक्र किसके अंदर चलता है? प्राइमेट्स के अंदर चलता है। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम होता है, वो लाक्षणिक गुण है स्तनधारियों का। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम है। कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन।
और ये प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, यहाँ से इस पूरे मासिक चक्र हैं इसको आपको समझना होगा। यहाँ इस एक पॉइंट से समझना होगा कि प्रोजेस्टेरोन है ये क्या, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित कर रहा है। और ये प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है कि जो गर्भाशय की अंत स्तर है, इमेजिन कीजिए कि गर्भाशय की जो अंत लेयर है एंडोमेट्रियम है, उसको कौन बनाए रखता है, प्रोजेस्टेरोन। बनाता तो कौन है, एस्ट्रोजन बनाता है, लेकिन बनाए रखना उसको मेंटेन कौन कर रहा है भाई। जैसे अंदर स्त्रावी प्रकृति है, उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड आ जाती हैं और उसके अंदर आपको मैं एक व्यू बताता हूँ कि उसके अंदर कैसे हैं। जैसे ये माना पूरी एंडोमेट्रियम है, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं बन जाती, रूगी बन जाती हैं, जिसके बाद में जैसे ही आपका जायगोट आएगा इसके अंदर इजीली क्या हो सके, आरोपित हो सके कि बच्चा बाहर गिरे नहीं। बच्चा तो नहीं कह सकते, उसको जायगोट या ब्लास्टुला कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उस एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा है, बनाए रखता है, अंत स्तर को बनाए रखना, अंत स्तर को बनाए रखना। अब यहाँ पर ध्यान देना आप कि जैसे ही कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम 7 दिन तक वेट करेगा। 7 दिन तक यदि निषेचन नहीं हुआ, 7 दिन तक क्या करेगा, वेट करेगा, निषेचन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। किसके अंदर, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर। किसके अंदर परिवर्तन होगा, कार्पस एल्बिकेंस, मतलब ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, यदि ये नष्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियम ही नष्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियम क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा तो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं जाएगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं जाएगा तो अंत स्तर को कोई बनाने वाला, बनाए रखने के लिए कोई हार्मोन ही नहीं है। तो जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। और टूट के एंडोमेट्रियम का बाहर आना क्या कहलाता है, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव भी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे ऋतुस्राव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव। 2 पॉइंट और हैं वो आपको याद रखने हैं। 2 पॉइंट ये हैं कि पहली बार किसी भी गर्ल्स के अंदर या लड़की के अंदर पहली बार ऋतुस्राव होना, पहली बार ऋतुस्राव होना क्या कहलाता है आपका, मेनार्क। पहली बार लड़की में ऋतुस्राव क्या कहलाता है, पहली बार लड़की में ऋतुस्राव वो कहलाता है आपका मेनार्क। ये इंग्लिश नेम है, इसको कभी कभार क्या है एग्जाम में इसी नाम के अंदर आ जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन। तो मैं आपको बताता हूँ, एक पहले एग्जाम हुआ था राजस्थान लेवल का, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन स्रावित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, उसके अंदर जो पहला ऑप्शन था वो क्या था आपका, पेनक्रियाज। ऐसे लिख दिया था, पेनक्रियाज, जबकि इसकी हिंदी होती है अग्नाशय। तो मैं दोनों लैंग्वेज को साथ बताता हूँ, तो हिंदी कर देते हैं, क्या है कि इंग्लिश को ही हिंदी कर देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको मेनार्क भी कहते हैं या हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन। और क्या होता है कि 48 से 50 साल की उम्र के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या ऋतुस्राव है आना बंद हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं आपके मीनोपोज। पोज किसके लिए वर्ड आता है, आप जैसे वीडियो देखते हैं एक आता है प्ले और एक आता है पोज। पोज का मतलब वीडियो ऑफ करना, तो यहाँ पर भी ऑफ ही हो रहा है, यानी ऋतुस्राव का बंद होना 48 से 50 की उम्र में क्या होगा, 48 से 50 की उम्र में 48 या 50 ईयर दोनों ही सही है के अंदर ऋतुस्राव का बंद होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल MC का बंद होना, ये कहलाता है आपका मीनोपॉज या रजोनिवर्ती। मीनोपॉज
या हिंदी में कहते हैं इसको रजोनिवर्ती। तो आप हिंदी तो इतनी समझते ही हैं कि रजोनिवर्ती हैं। यहाँ पर दर्शन का मतलब पहली बार दर्शन हो रहे, और निवर्ती का मतलब बंद हो गए। मतलब जो फीमेल है उसमें 45 साल के बाद में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, सॉरी 50 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तो ये आपको दो चीज़ याद रखनी है। और दो चीज़ ये, एक और दो चीज़ याद रखनी है कि किसी के अंदर क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल आपके ऋतुस्राव होता है तो दर्द होता है पेंडू के अंदर और पेट के अंदर दर्द होता है, तो उसे बोलते हैं आपके डिसएमेनोरिया। क्या बोलते हैं? डिसएमेनोरिया, उसे बोलते हैं डिसएमेनोरिया। और एक होता है कि 8 साल से पहले, किसी गर्ल्स के अंदर 8 साल से पहले ही ऋतुस्राव आ जाना, उसे बोलते हैं प्रीक्योसिस प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्रीक्योसिस प्यूबर्टी कहते हैं। ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। दर्दयुक्त ऋतुस्राव, और एक है आपका, इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? डिसएमेनोरिया। इसे बोलते हैं डिसएमेनोरिया, मेनोरिया, ठीक है। और एक है 8 साल से, लड़की के अंदर 8 साल से पहले क्या हो जाना? ऋतुस्राव हो जाना। लड़की में 8 ईयर्स से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आना क्या कहलाता है आपका? प्रीक्योसिस प्यूबर्टी। प्रीक्योसिस प्यूबर्टी। तो ये आप दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर 14 दिन क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। 14 दिन ओव्यूलेशन हुआ तो जो अंडा आया है, तो अंडे के बारे में अब देखते हैं कि अंडे के अंदर कौन कौन सी उसके ऊपर आपके झिल्ली है, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ये है अंडा आपका, तो अंडे के अंदर मैं ये बना रहा हूँ आपका कोशिका द्रव्य। यह है कोशिका द्रव्य, इसका नाम है आपका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, ठीक है। और ये है आपका यॉक शेक या यॉक, ये जैसे एक पॉइंट बनाया मैंने, ये है आपका यॉक। तो जो मानव का अंडा होता है वो होता है आपका, ये टर्म्स आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मानव का अंडा होता है वो क्या होता है? अपीतकी होता है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलेसिथल। इसका मतलब समझते हैं, एलेसिथल का मतलब क्या होगा? इसके अंदर कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, यौक कम होगा। तो आप इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य ज़्यादा है, लेकिन योग का केवल एक पॉइंट बना है, तो बहुत कम होगा। यहाँ सिर्फ कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर इसका अंडा है वो क्या होता है? समपीतकी होता है। समपीतकी, पीतक किसके लिए वर्ड आया है? योग के लिए है। मतलब ये जो योग है ये पूरे एक समान रूप से बिखरा होगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, ये आता है आपका कवच। इसके ऊपर कवच नहीं होता है, कवच रहित होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स, पक्षी होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप, सांप वगैरह होते हैं, तो उनके जो अंडा होता है, जैसे पक्षियों के अंडे देखे होंगे, जैसे मुर्गी के अंडे देखे होंगे, उसके ऊपर क्या होता है? एक लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, उसे बोलते हैं कवच। लेकिन जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों के ऊपर कवच नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कवच रहित बोलते हैं। जो और कवच रहित जो आपके जलीय उभयचर हैं या मेढक होते हैं, उनके ऊपर भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? आपके आवरण नहीं पाया जाता है, उसे बोलते हैं कवच रहित बोलते हैं। अब अपन इस अंडे के ऊपर झिल्ली पाई जाती हैं, झिल्लियों को देखते हैं। तो अंडे के ऊपर झिल्ली,
झिल्ली या मेम्ब्रेन। पहली आती है आपकी प्राथमिक मेम्ब्रेन। क्या आती है? प्राथमिक मेम्ब्रेन, प्राथमिक झिल्ली, प्राथमिक अंड झिल्ली। तो इससे बोलते हैं बिना झिल्ली के जो संरचना आपको दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। अंडाणु प्लस झिल्ली, इसे बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं? अंडा एक। ठीक है, तो प्राथमिक अंड झिल्ली है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। तो ये स्रावित कौन करता है? तो इसको स्रावित किया जाता है आपके जो अंडा खुद है, oocyte है, वो खुद इसको स्रावित करती हैं स्वयं oocyte द्वारा, स्वयं oocyte द्वारा, स्वयं oocyte द्वारा इसका स्रावण किया जाता है। और दूसरा है द्वितीयक अंड झिल्ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अंड झिल्ली। ये है आपकी कोरोना रेडिएटा। क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना नहीं है, क्या है? कोरोना, नेम तो सेम है, रेडिएटा। क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना जो अभी महामारी चल रही है, ये कोरोना महामारी नहीं है, इसका नाम ही क्या है? कोरोना रेडिएटा पूरा नाम है। तो ये द्वितीय अंड झिल्ली है, इसका स्रावण किया जाता है अंडाशय द्वारा। ये आपको याद रखना है, स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? ओवेरी द्वारा या अंडाशय के द्वारा इसका स्रावण किया जाता है। तो ये दो आपके क्या होती है इसके ऊपर, जैसे ये संरचना दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर मैं बनाऊं तो ये है आपकी क्या है? आपकी यह द्वितीयक अंड झिल्ली, इसके ऊपर लगी रहती है आपकी प्राथमिक अंड झिल्ली। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी कल, उसके अंदर मैं निषेचन पढ़ाऊंगा। तो ये है आपकी क्या है? आपकी जोना पेल्यूसिडा है, इसको ही भेद के जो शुक्राणु है इसको भेद के पहले इसके अंदर जाता है और एक ही शुक्राणु भेदता है। इसका भी कल की क्लास के निषेचन के अंदर आपको पूरा डिटेल से समझ आएगा कि एक ही शुक्राणु क्यों भेदता है और यहाँ पर प्री विटेलाइन स्पेस भी बनता है, तो कल आपको समझ आएगा। तो ये आपको दो मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है, आपको याद रखनी है, प्राथमिक मेम्ब्रेन, द्वितीयक मेम्ब्रेन, और ये 3 पॉइंट आपको मुख्य ज़बान याद होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है। तो आज की क्लास जो हमारा मासिक चक्र या ऋतु स्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट करें, हमारे को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।